बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, इंतहाई अहम स्टोरी है। और वो ये कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान जो तकसीम है, जो लड़ाई कह लें, जो तनाज़ा कह लें, जो फड्डा कह लें, वो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह खुल के सामने आ गया है। इस तकसीम को पाकिस्तान के शहरी भी देख रहे हैं, इस तकसीम को लीगल फ्रेटर्निटी भी देख रही है, वकला बरादरी भी देख रही है, इस तकसीम को इंटरनेशनल बरादरी भी, इंटरनेशनल यानी कि बैनुल अक़वामी बरादरी भी देख रही है। इस तकसीम को हरीफ ममालिक के जजेस भी और वहाँ पे इंतज़ामिया भी सारे देख रहे हैं, बहुत ही माइन्यूटली इसको, वो बहुत ही माइन्यूटली, और पूरा मीडिया भी देख रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है। अब बात ये है कि जो बेसिकली मैंने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का वो ख़त डिस्कस करना है, और उस ख़त के 25 निकात, आप यकीन कीजिए इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप छोड़ दीजिए हर एक चीज़ को, आप एक दर्द दिल वाले इंसान बन के, आप एक बाशऊर इंसान बन के, आप आइन और कानून की पासदारी वाले इंसान बन के जिगर पे हाथ रख के सुनिएगा कि ये ख़त क्या कहता है। इस ख़त ने कौन कौन सी चीज़ों को पॉइंट आउट किया, किस किस को बेनकाब किया, बड़ों बड़ों की कैसे चीखें निकलवाईं, इस ख़त ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कैसे नंगा किया, इस ख़त ने एक आम आदमी को वो बातें बताईं कि जिसके गुमान में भी नहीं थी, जो जानता ही नहीं था, जो पहचानता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या कुछ खेल खेला जा रहा है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, लोग कहते होंगे इस ख़त से क्या फ़र्क पड़ता है? भाई बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। मुझे याद है कि मैं तारीख़ की एक किताब में पढ़ रहा था, भले कुछ ना हो, आज जो लार्जर बेंच ने जो फैसला सुनाया है मैं उस पर भी बोलता हूँ, लेकिन ये ख़त ज़रूर आप देखिएगा, ये ख़त ज़रूर आप सुनिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जनाब वो बात हुई ना कि वो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? भाई इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब इस तरीके का एक इंतशार हो, जब हर तरीका, हर कोई मालशिया पालशिया बना हो, उसमें अगर एक भी बारिश का कतरा कोई बनता है ना, उसको सलाम है। अगर उसमें एक भी हक परस्त होता है और हक पे खड़ा हो जाता है, उसको सलाम है। मैं तारीख में पढ़ रहा था, मैं जल्दी आता हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तारीख में पढ़ रहा था कहीं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग लगाई गई, उनको आग में फेंका गया, उनको जब वो, तो फिर उसके बाद जो है ना, एक छोटा सा परिंदा जो अपनी चोंच में कोई एक छोटा सा पानी का कतरा लेके उस आग पे डाल रहा था, तो वो किसी ने पूछ लिया उससे कि ये इससे आग बुझ जाएगी, ये तो इतना सा कतरा है और आग तो देखो पता नहीं कितने मीलों पर आग फैली है, तो इसका मतलब ये तेरे इस पे आग बुझे। उसने कहा बुझेगी नहीं, वो मुझे भी पता है, लेकिन बात ये है कि कल को जब आग लगाने वालों की फहरिस्त बनेगी और जब आग बुझाने वालों की फहरिस्त बनेगी, तो मैं ये चाहता हूं मेरा नाम आग बुझाने वालों में है। जी हाँ, कल को जब ऐसों की फहरिस्त बनेगी जो बाबे रहमते टाइप हों, और ऐसों की फहरिस्त बनेगी, जस्टिस काजी साहब भी अल्लाह ताला उनको उनकी हिफाजत फरमाए, अगर 2023 में वो जज बनेंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे और रिटायर भी हो जाएंगे, लेकिन जब फहरिस्त बनेगी ना, उस फहरिस्त को हम भी देखेंगे, हर बंदा देखेगा कौन किस साइड पे खड़ा है। जनाब लार्जर बेंच ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब और जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब के उस फैसले को मुअत्तल कर दिया, ठीक है ना, जो वो उस आर्डर को मुअत्तल कर दिया, जो आर्डर उन्होंने किया था, बहुत सारों को बुलाया था। लोग बहुत सारे मुझसे सुबह से ये पूछ रहे हैं यार ये क्यों ऐसा हो। मैंने कहा ये बहुत सारे, और इतना जल्दी में किया गया कि अगर ऐसी रविश पड़ गई, ऐसी सूरत हाल हो गई, तो फिर तो ये चीफ जस्टिस बनने से पहले ही बहुत सारों के छक्के छुड़ा देंगे। अभी से ही कला कमा करो सारा, भले वो उस कला कमा करने में आइन और कानून की धज्जियां ही क्यों उन्हें मुबैना तौर पे उड़ानी पड़े। तो जनाब आज ये कहा गया कि वो ठीक है, वो तो सारा कुछ ठीक था, अवामी मफाद की तहत लिया गया, ये रिमार्क्स आए हैं ना ये कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब के। लेकिन बात यह है कि जो अब फैसले में भी यही कहा गया कि जो सुओ मोटो का अख्तियार है वो सिर्फ चीफ जस्टिस का है, ठीक है, यानी चीफ जस्टिस जिसका पर चाहे वो सुओ मोटो लें, चीफ जस्टिस जिस बेंच के सामने जो केस लगाएं, चीफ जस्टिस जिस बेंच के सामने जो केस छीन लें, कोई और बेंच फैसला करे तो उस पर लार्जर बेंच बना के उस फैसले की ऐसी की तैसी कर दी जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत गलत पैगाम जा रहा है।
मैं कहता हूं ये एक आम आम जो इंसान है, जो लेमैन है, ये उसके माइंड में भी गलत पैगाम जा रहा है, उसके एक बच्चे के लिए भी गलत पैगाम जा रहा है। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी और बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए ना, ये इंटरनेशनल मीडिया या लीगल फ्रेटर्निटी उसको तो छोड़ दीजिए ना, लेकिन बहरहाल खैर उसको तो वो ये कहा, मुअत्तल कर दिया गया उसको। और जनाब उसमें आते हैं चीफ जज अपना काजी फायज ईसा साहब ने, जब ये लार्जर बेंच बना था, जब तश्कील दिया गया था, और ये लार्जर बेंच था जनाब जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, इस पर तश्कील दिया गया। लार्जर बेंच था, 5 रुकनी बेंच, ठीक हो गया जी। अच्छा, जब ये बना गया, खैर आपने देखा बाबर रहमते की भी यही आदत थी कि वो भी अपने साथ उन्होंने 3-4, आप जितने भी उनके फैसले हैं आप उठा के देख लें, वही 4-5 जजेस हैं जो घूम घुमा के उसी बेंच में होते थे। उनकी मर्जी कि जिस तरीके से मुबैना तौर पे जो चीज़ उड़ा दें, जो चीज़ रख दें, उसमें बाबर रहमते ने एक पूरा उनका वतीरा था कि वो 4-5 जजेस को अपने साथ रखते थे और फिर उसके बाद उड़ा देते थे। अब ये खुद अपना ये सिंध हाई कोर्ट बार के सदर ने क्या खूबसूरत बात की कि आपने यहां पर गुज्जर नाले पे तो गरीबों के घर गिरा दिए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो जो बड़ी बिल्डिंग है कॉन्स्टिट्यूशन 1 के नाम से, ठीक हो गया ना, वो बहुत को 70 मंजिला बिल्डिंग है, और वो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का आखिरी दिन था। उसी आखिरी दिन जनाब उन्होंने कहा कि मैंने इस बिल्डिंग को रेगुलराइज करना है। कहते हैं सीडीए का वो जनाब सदर सिंध हाई कोर्ट बार कहते हैं कि मैं उस वक्त मौजूद था कोर्ट में और बाबर रहमते का आखिरी दिन था, और सीडीए का ये वकील चीखता रहा कि जनाब कल इसको हुकूमत देख रही है, काबीना का इजलास है, वो इसको देख रही है, इसकी रेगुलराइजेशन। उन्होंने कहा नहीं, मैंने रेगुलराइजेशन आज करनी है इसकी। उन्होंने करके छोड़ी उसकी रेगुलराइजेशन, और गुजर नाला हो या गुजर नाले कराची से लेकर कश्मीर तक तमाम गरीबों के घरों को मिलियामेट कर दिया गया, और जनाब वो गिरा दिया गया, और उस पर बिल्डोजर भेजे गए और क्रेनें आ गई और दुकानें भी टूट गई और सारा कुछ। जनाब जब बारी आई बनी गाला की, जनाब उसको भी रेगुलरेट कर दिया गया, उसको भी उन्होंने रेगुलराइज कर दिया गया, और उसको भी जो है ना उस बिल्डिंग को भी जनाब रेगुलराइज कर दिया। अच्छा, फिर अब आ जाए जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खत पर। आप यकीन करें कि ये खत आपको रोंगटे खड़े कर देगा। आप यकीन करें कि मैं कहता हूं कोई बाशऊर दिल वाला बंदा उसको रोने पे मजबूर कर देगा ये खत। चीफ जस्टिस साहब ने तो अपना काजी साहब ने, काजी फायज ईसा साहब ने तो लिखा, तकरीबन उसके कुल हैं कोई 25 निकात। इस पर मैंने अहम निकात आपके सामने रखने हैं। उन्होंने कहा नंबर 1, उन्होंने कहा कि सोमवार 23 अगस्त 2021 को एक ज़िमनी काज लिस्ट जारी की गई, और जनाब ये बेंच बना जस्टिस उमर ता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। ये वही मोहम्मद अली मजहर साहब हैं जो अभी ताज़ा सुप्रीम कोर्ट आए हैं, जिन पे सारा हंगामा बर्पा हुआ कि सिंध हाई कोर्ट के 5वें नंबर के जज को उठा के 4 वो चीफ जस्टिस का हक मार के तो उनको ले आया गया इस तरीके से। खैर, उन्होंने कहा कि काजी साहब ने कहा अपने खत में कि बेंच नंबर 2, यानी वो जो काजी साहब और मंदुखेल साहब पे जो बना था जस्टिस साहब पे, तो उनको बेंच नंबर 2 को इस बड़े बेंच की तश्कील से मुतल्लिक नहीं बताया गया, बताया ही नहीं गया, ठीक हो गया ना। गौर ये नहीं बताया गया कि इस पे तश्कील पर गौर किया जा रहा है। फिर लिखा, काजी साहब लिखते हैं कि आईन पाकिस्तान एक बेंच को, आप देखिएगा सही कि काजी साहब ने क्या क्या इररिफ्यूटेबल दलाइल दिए हैं और फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं। आईन पाकिस्तान एक बेंच को दूसरे बेंच के अहकाम मुअत्तल करना तो दरकिनार, उसके काम पर नजर रखने की इजाजत भी नहीं देता, और बाकायदा उन्होंने आईन की शिकों का हवाला दिया है। मेरे फाजिल दोस्त इस केस की समाअत का अख्तियार नहीं रखते। उन्होंने कहा ये जो हमारे बेंच के फैसले के खिलाफ ये बेंच बना है ना, उसको वो अख्तियार नहीं रखते, और अगर ये समाअत जारी रखते हैं जो कि उन्होंने रखी, तो वो आइन की हदूद से तजावुज करेंगे। चुनांचे ऐसा कोई भी हुक्मनामा आइनी तौर पर बातिल होगा। ये काजी साहब ने, अब काजी साहब ने जो रजिस्ट्रार की धज्जियां उड़ाई हैं ना, वो भी मैं आपको बताता हूं, वो क्या खूब उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं रजिस्ट्रार की, और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक रजिस्ट्रार के सामने भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बेबस है। एक रजिस्ट्रार के सामने भी किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है ना बेबस है, ठीक है ना। हुक्मनामा काजी साहब लिखते हैं अगले पॉइंट में
कि हुक्मनामा 20 अगस्त 2021 ने ऐसी मालूमात तलब की जो अमली तौर पर कोई भी शहरी आइन की दफ़ा 19A और मालूमात तक रसाई के मुतल्लिक कानून के तहत मांग सकता है। ये खान साहब बहुत ही उस पर का क्रेडिट लेते थे, कप्तान साहब, कि सबसे पहले हमने खैबर पख्तूनख्वा में यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, याद है ना आपको ना, ये बिल हमने पास किया, अब कोई कागज भी कोई शहरी निकाल सकता है। तो काजी साहब कहते हैं हमने यही तो किया था, हमने मांगा था जवाब, ठीक है, आप भी कागज लेके आ जाओ, आप भी डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, आप भी, फैसला तो नहीं सादर किया था, वो सुनने के लिए मांगा। तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी किए गए और कहते हैं काजी साहब कि अगर कोई इतराज करता तो उस पर गौर किया जाता। ताहम रजिस्ट्रार में जो एक सरकारी मुलाजिम है, जी हाँ, ये भी बहुत तफसील से आगे इस पर उस सरकारी मुलाजिम की जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई हैं, और वो जो यकीनन खुद को एक कानूनदान और आईनी माहिर समझता है, उस रजिस्ट्रार ने जनाब हमारे फैसले के अगेंस्ट फौरी नोटिस लिया और कायम मकाम चीफ जस्टिस के गौर के लिए 6 सफ़ात पर मुश्तमिल एक नोट तैयार करके पेश कर दिया, ठीक है ना। और ये रजिस्ट्रार साहब पहले थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे, ये उनका नाम जवाद पाउल साहब है। तो जनाब वही जिनको अभी जुलाई 2021 में ही लगाया गया 3 साल के लिए, और वो वहाँ पर एडिशनल सेक्रेटरी थे, और वहाँ पर जनाब उस एडिशनल सेक्रेटरी को उठा के रजिस्ट्रार लगाया गया। मैं कुर्बान जाऊँ, यानी कि आप ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हमारे दोस्त हैं हसनात मलिक साहब, उनकी स्टोरी कुछ अर्सा पहले आई थी जब ये लगे थे, तो उन्होंने कहा था कि कितनों का हक मारा गया, यानी दर्जनों ऐसे हैं रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, पता नहीं कौन कौन रजिस्ट्रार, सब पे यही काबिज हैं जो सरकारी मुलाजिम आए बैठे हैं। तो जाहिर है वो वही आए बैठे हैं कि जो भी इस तरह का, आगे काजी फैजी साहब ने लिखा है इसका, मैं खैर उसके डिक्शन को स्पॉइल नहीं करना चाहता, मैं उसी हवाले से बताना चाहता हूं कि इनके मुबैना करतूत क्या हैं, ठीक हो गया ना, उनके रजिस्ट्रार के क्या मुबैना करतूत हैं और किस तरीके से काजी साहब ने उन्हें नंगा किया है। उसके बाद काजी साहब लिखते हैं कि बेंच नंबर 2 से मुराद उनका अपना और वो जस्टिस मंदुखेल साहब वाला बेंच नंबर 2 ने अभी कोई फैसला ही नहीं किया था, ठीक है। अगर वो कोई फैसला कर लेता, ये हमको फैसला करते, तो फिर नजरसानी का फिर भी उनको वो होता, ठीक है ना। लेकिन सर बात ये है कि अगर आपको फैसला करते तो फिर उनको ये खदशा पड़ गया, ये फिर फैसला करते हैं। अच्छा, आज के फैसले में ये उनके आर्डर को मुअत्तल किया गया और कहा गया कि चीफ जस्टिस ही सिर्फ सुओ मोटो ले सकते हैं। इसको भी जिस तरीके से काजी साहब ने हैंडल किया और जिस तरीके से काजी साहब ने जवाब दिया ना इस चीज का, मैं कहता हूं सलाम है उनको। नंबर नेक्स्ट, अगर एक बेंच दूसरे बेंच के हुक्मनामों पर नजर रखना, मनसूख करना, इजाफा करना शुरू कर दे, तो फिर तो इंतशार होगा, फिर तो ये सारा स्ट्रक्चर ढह जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। अब काजी साहब ने जितनी मिसालें दी हैं ना, क्या जबरदस्त मिसालें दी हैं। साकिब निसार साहब यानी बाबा रहमता साहब, चीफ जस्टिस साकिब निसार ने, वो लिखते हैं काजी साहब अपने खत में कि 9 मई 2018 को पेशावर में खुली अदालत में अचानक बेंच की तश्कील 9 करके, यानी वो बेंच तोड़ दिया था, आपको याद है पेशावर में हो रहा था, और काजी साहब को निकाल दिया था, ठीक हो गया ना, और एक रुकन को बेंच से खारिज करके यही कुछ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाद में इस पर इख्तलाफी नोट भी लिखा इस अमर पर कि ये कैसा, ये क्यों किया गया। फिर बाद में जस्टिस काजी फैजीसा साहब ने भी लिखा आइन। उसके बाद काजी साहब लिखते हैं कि आइन चीफ जस्टिस को कुछ अख्तियारात तो देता है, उन्होंने बाकायदा उन आर्टिकल्स भी हवाला दिया, लेकिन इसके अलावा नहीं, उसको जो अख्तियार आइन देता है उस आइन के अख्तियार में रहना पड़ेगा, अदरवाइज उनका कोई इस तरह का अख्तियार नहीं है। वो सिर्फ फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हैं, यानी बराबर लोगों में पहले। ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो होते हैं रिस्पेक्ट के एतबार से, ओहदे के एतबार से वो बराबर होते हैं, सिर्फ उनके पास आईनी कोई अपना इंतजामी को अख्तियारात हैं, और इंतजामी अख्तियारात को आइन ने वादे किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको खुली छुट्टी हो, इस तरह से नहीं है, यहां पे ऐसा होता रहा है मुबैना तौर पे। नंबर नेक्स्ट, काजी साहब लिखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब के पास बेंचों की तश्कील का अख्तियार तो है, मगर वो ये नहीं कर सकते कि कौन सा मखसूस मुकदमा किस बेंच के पास होगा। और साकिब निसार साहब यही करते रहे, मैं बता चुका हूं कि वो जब मर्जी आई जो मुकदमा उनके सामने आया, और जो मुकदमा मालशिया पालशिया टाइप था, वो अपने साथ मखसूस जजों को बिठा लेते। उस मुकदमे को अगर मंजूर करना होता तो यूं मंजूर कर लेते, उड़ाना होता तो यूं उड़ाना थे। ये मुबैना तमाशा लगा रहा, जो कि मुबैना तमाशा अभी तक भी जारी है, ठीक हो गया ना।
जो इस तरीके से, मैं इस वजह से कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि यह मुबैना तमाशा जारी है। जब हामिद खान साहब जैसा वकील यहां पे खड़े होकर वकला के कन्वेंशन में कहे कि जनाब ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस गुलजार अहमद साहब, ये इस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े मोहरे हैं, अब अंदाजा कर लेना, ठीक हो गया ना। मैं तो नहीं कह रहा, उन्होंने कहा। जब खुद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब लतीफ अफरीदी साहब कह रहे हैं कि ये फरोग नसीम तो बेईमान आदमी है, और जनाब उसके बाद वो मुख्तलिफ जजों पर भी उसी तरह के इल्ज़ामात लगाएं, तो फिर तो कुछ तो डेफिनेटली है ना, मुबैना तौर पे तो है ना कुछ ना। अच्छा, उसके बाद वो चीफ अपना काजी साहब लिखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब के पास बेंचों की तश्कील का अख्तियार तो है, मगर वो ये नहीं कर सकते कि कौन सा मखसूस मुकदमा किस बेंच के पास होगा। और वो फिर अपनी मिसाल देते हैं, कहते हैं मैं 5 साल से ज्यादा अरसे तक बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा, लेकिन कभी ये नहीं किया कि एक मुकदमा फलां बेंच के सामने लगना चाहिए या ये मुकदमा फलां बेंच के सामने नहीं लगना चाहिए, और मिसाल है भी नहीं ऐसी कोई कि उन्होंने कहा हो। उसके बाद काजी साहब लिखते हैं कि रजिस्ट्रार ने जिस तेजी से नोट तैयार किया, इससे यह तासुर मिलता है कि उन्होंने इंतजामिया के मफाद का ख्याल रखा और अपने साथियों का ख्याल रखा, उसी तरह जिस तरह पिछला रजिस्ट्रार रखता रहा, वो भी सरकारी मुलाजिम था। आइन की दफा, अब काजी साहब कहते हैं कि आइन की दफा 175(3) के तहत अदलिया मुकम्मल आज़ाद है और इंतजामिया से अलग है। किसी सरकारी मुलाजिम की रजिस्ट्रार के तौर पर तैनाती आइन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने बाकायदा इसकी मिसाल कि इससे हक मारा जाता है ऐसे लोगों का कि जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं। भाई, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं उनको क्यों नहीं रजिस्ट्रार बनाया जा सकता? जो मिसाल के तौर पे कोई सेशन जजेस हैं, कहीं पे अदलिया से लोग हैं, उनको क्यों नहीं बनाया जा सकता? यहां तक के मीडिया में भी बताया गया, यहां तक ये हुआ कि एक बंदा जो खुद सुप्रीम कोर्ट का मुलाजिम था, वो 21 ग्रेड तक गया, उसको वहां से उठा के जनाब दूसरी जगह ट्रांसफर कर लिया गया, ठीक हो गया ना, लॉ एंड जस्टिस कमीशन में भेज दिया गया कि तू इधर फिट नहीं है, तो उधर जा, ठीक हो गया ना। और वहां से जनाब मुख्तार लेके इस ये तरीके से किया गया। अब काजी साहब ने भी मिसालें दी हैं, ठीक है ना, काजी साहब ने, और खुद एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी में भी पढ़ रहा था कि ये एक रिजेंटमेंट है, ये एक मायूसी है उन लोगों में कि क्या हम एक काबिल नहीं है कि हम डिप्टी रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, हम रजिस्ट्रार बन जाए। भाई, आप काबिल हैं, लेकिन आप मुबैना तौर पे वो मालिश पालिश शायद नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपको ये इन ओहदों से नवाजा नहीं गया। अब आपको याद है ना कि सिविल जजेस, सीनियर सिविल जजेस, सेशन जजेस डेपुटेशन पे मुख्तलिफ महकमों में बैठे हुए थे जब इफ्तिखार चौधरी साहब का ज़माना था, वो डेपुटेशन पे आ जाते थे। अच्छा, सिविल जज जो वो पता नहीं मुल्क के किस कोने में काम कर रहा है, वो अपनी सिफारिश लड़ा के, वो मुझे पर्सनली पता है, नामों का भी पता है लोगों का, कि वो यहाँ आके बैठे होते थे, ज़बरदस्त किस्म के डेपुटेशन पे, तनख्वाह भी मिल रही है, सारा कुछ, और अच्छे अच्छे महकमों में आके वो डेपुटेशन पे बैठे होते थे। मसलन एक सिविल जज है, वो वहाँ से उठा, किसी बहुत ही अच्छे महकमे में यहाँ पे आके काम किया, इस्लामाबाद जैसी फ़ज़ा में मज़े कर रहा है, डेपुटेशन अलाउंस भी ले रहा है और आउट ऑफ स्टेशन अलाउंस, और वो मज़े से बैठा है, उसकी वो नौकरी भी बहाल है और हर तरह से मज़े कर रहा है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि ये गलत काम है, और बाकी ठीक बात है, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि जितने भी सिविल जजेस हैं, सीनियर सिविल जज, जब वो बहाल हुए ना, उन्होंने कहा जितने जजेस, सीनियर सिविल जजेस, सेशन जजेस जहां जहां पर काम कर रहे हैं, वापस जाएं अपने पास। अगर आपने इसी तरह डेपुटेशन ही करनी है तो फिर आपका काम कौन करेगा? फिर इंतजामिया और अदलिया इस तरीके से अगर ये गड़मड़ हो जाएगी और इस तरीके से मिक्स हो जाएगी, तो फिर उसमें तो कहते हैं कि जब ये हुआ, लेकिन फिर भी हमने देखा कि एक सरकारी मुलाजिम को, एक वज़ीर आज़म के ऑफिस के एडिशनल सेक्रेटरी को उठा के उधार लिया गया और जनाब वो रजिस्ट्रार बना दिया गया उसको, ठीक हो गया ना। सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब लिखते हैं कि सबसे बड़ा मुकदमे का फरीक होती है हुकूमत। जाहिर है, हर मुकदमा आप देखते हैं, फलां बनाम सरकार, फलां बनाम वफाक, ये आप देख लें ना, आप गवाही देंगे इसकी, जब भी आप जाएं तो इसी तरह के मुकदमे होते हैं ना, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि सरकारी मुलाजिम को उधार लेकर इंसाफ के अमल को मुतनाज़ा बनाया गया। ये आप और वो क्यों न मुतनाज़ा बनाए भाई, उनको पता है इस तरीके। अच्छा, ये फिर इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी जिनको भेजते रहे व्हाट्सएप पे, आजकल तो व्हाट्सएप का ही चला है ना रिवाज सुप्रीम कोर्ट में, वो जिनको भेजते रहे उनकी मर्जी भेजते हैं। तो किधर गई सीक्रेसी
किधर गई इतने अहम डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से उधर वहाँ से उधर, कोई किसके पास, मालशिया के पास कोई चला गया, हुकूमत के पास कोई चला गया डॉक्यूमेंट, कंट्रोल टावर के पास। फिर उसके बाद जनाब यही हुआ कि एक मुकदमा आया, आर्डर आया, फिर आपने फौरी तौर पे फुर्ती दिखाई, उस पर जनाब नोट तैयार किया, आगे से कायम मकाम को खैर से उन्होंने वो कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो है रविश, ये हामिद खान साहब ने भी कहा है, ये सिर्फ रजिस्ट्रार की बात तो नहीं है। रजिस्ट्रार ने तो वो मोहरा बनना है ना मुबैना तौर पे, लेकिन वो हामिद खान साहब ने तो कहा है कि चीफ जस्टिस खुद मोहरा बना हुआ है एस्टेब्लिशमेंट का, हामिद खान साहब ने कहा है। और वो हामिद खान साहब ने तो इतनी सख्त बातें की हैं, उसने कहा कि हमने सुना था कि नजरिया ज़रूरत जस्टिस मुनीर का और फलां का, वो इतना तो करते थे ना, केस लगाते थे, फिर इतनी मेहनत करते थे, फिर मेहनत करके मालिश पालिश करके फिर इस्टेब्लिशमेंट के हक में फैसले देते थे। कहते हैं इनको इनसे मिलिए, वो खुद आप उनकी तकरीर सुन लें, कहते हैं इनसे मिलिए, जस्टिस मुनीर को तो जस्टिस गुलजार से सबक लेना चाहिए था, क्योंकि इनसे मिलिए कि इन्होंने तो वो केस लगाना ही नहीं है। 6 महीने गुजर जाएं, साल गुजर जाएं, 3 साल गुजर जाएं, उनको केस को मिट्टी पाओ, केस को बिल्कुल दफन कर दो। और बाकायदा उन्होंने मिसालें दी कि मेरे पास केस था जस्टिस वकार सेठ का, अल्लाह बख्शे, उनका केस था, उनके मरते दम तक वो केस लगा ही नहीं है, उनकी सीनियरिटी से मुतल्लिक जो उन्होंने केस। इसी तरह से जस्टिस सदीकी साहब के केस के साथ क्या हुआ, और मुतअद्दिद केसेस हैं, क्या हुआ। उन्होंने कहा ये तो जस्टिस मुनीर के भी उस्ताद निकले कि जनाब जस्टिस मुनीर तो नजरिया ज़रूरत और वो केस लगाते और फिर उसके बाद फैसला देते ना, इन्होंने ये तकलीफ ही नहीं करनी, केस लगाना ही है। यानी जो मर्जी आए, जो भी हुकूमत का केस हो, मफाद परस्त का, जो कंट्रोल टावर का, जो बड़ों का केस, वो लगाओ ही नहीं। जब उनका मफाद हो वो लगा दो, फौरन फैसला भी 2 मिनट में कर दो, और जब वो मफाद ना हो तो वो केस लगाओ ही नहीं। बस ये वाली सूरत है। उसके बाद काजी साहब लिखते हैं कि हुकूमत से उधार लिए गए रजिस्ट्रार के बारे में मालूम हुआ है कि वो रजिस्ट्रार के मनसब का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे उन जिसे चाहे उन मुकदमात को जल्द मुकर्रर कर दें, जिसे चाहे उनको ना मुकर्रर कर दें, उनको बिल्कुल इसी तरीके से सर्द खाने की नज़र कर दें। हामिद खान साहब ने भी तो ये कहा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता जनाब काजी साहब ने कहा है, और वो कहते हैं, काजी साहब कहते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि हमने सुओ मोटो लिया है, और सुओ मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस का अख्तियार है, हालांकि आइन में, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में कहीं भी नहीं लिखा कि चीफ जस्टिस का अख्तियार है। सिर्फ आज के बेंच ने यह फैसला दे दिया कि चीफ जस्टिस का अख्तियार है। काजी साहब कहते हैं कि हमने तो सुओ मोटो लिया ही नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। वो कहते हैं हमने तो सुओ मोटो लिया ही नहीं है, और बाकायदा वजाहत की है काजी साहब ने। जनाब काजी साहब कहते हैं कि सुओ मोटो होता है आज खुद नोटिस। उन्हें बड़ी मजे की वजाहत की है। उन्होंने कहा ये जो लातीनी इस्तिलाह है सुओ मोटो, ये होता है आज खुद नोटिस, अपनी तरफ से, यानी कोई दरखास्त न दे। यहां पर तो सुओ मोटो छिपकली गिरने पर, थप्पड़ लगने पर, शराब की बोतल पर, पता नहीं कौन कौन से सुओ मोटो लिए जाते रहे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक हो गया ना। बाबे रहमते ने भी, इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी बिल्कुल जनाब वो तो इंतहा कर दी। यहां तक कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी, जो इंटरनेशनल लीगल बॉडीज हैं, उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का और इस तरीके से तशवीश का इजहार किया था कि यह कैसी बात है कि इस तरीके के सुओ मोटो नोटिस इतनी मिकदार में लिए जा रहे हैं। खैर से माशाअल्लाह, ठीक हो गया ना। थप्पड़ मारने पे भी और शराब की बोतल पे और सारे सुओ मोटो ही सुओ मोटो। ठीक है, तो काजी साहब कहते हैं कि भाई हमने तो सुओ मोटो लिया ही नहीं। हमारे सामने तो एक दरखास्त आई थी बाकायदा, जो कि रिपोर्टर्स की थी, सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदर की थी, साबिक सदर की थी और रिपोर्टर्स की थी। तो जनाब उनकी दरखास्त आई थी, उस दरखास्त पर हमने नोटिस जारी किए। हमने कब सुओ मोटो लिया? तो वो जो नुक्ता है ना कि जी सुओ मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ले सकता है और ये ले, काजी साहब ने क्या खूबसूरती से उसका जवाब दिया। उसके बाद काजी साहब ने वतन पार्टी बनाम वफाक पाकिस्तान के एक मुकदमे का भी तफसीली हवाला दिया, और उस हवाले में बहुत सारा लिखा, लेकिन मैं उसका एक नुक्ता डिस्कस करता हूं। काजी साहब कहते हैं कि ये उस फैसले में, और ये 9 रुकनी बेंच का फैसला था, 5 रुकनी का नहीं। काजी साहब कहते हैं उस 9 रुकनी बेंच के फैसले का जो हवाला दिया, मैंने कहा ना मैं एक नुक्ता पढ़ लूं। ये कोई जरूरी नहीं कि बुनियादी हकूक के नफाज के लिए अदालत तक किसी ने रसाई की है, क्योंकि अदालत के सामने मालूमात का आना जरूरी है, चाहे वो किसी एक फर्द की जानिब से हो या एक से ज़ायद अफराद की जानिब से। यानी वो काजी साहब कहते हैं कि ये 9 रुकनी बेंच का फैसला था। तो अब मुझे आप ये बताएं कि 5 रुकनी बेंच 9 रुकनी बेंच के फैसले को कैसे फारिग कर सकता है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट। उसके बाद काजी साहब लिखते हैं कि एक मौके पर एक खुफिया, बड़ी बड़ी मजे की मिसालें दी हैं।
कहते हैं कि एक मौके पर एक खुफिया नंबर से व्हाट्सएप पैगाम का नोटिस लिया गया। ये नोटिस आपको मालूम है ये लिया था बाब रहमते ने। जिन जजेस ने समाअत की बाब रहमते के साथ उन जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस सजाद अली शाह साहब, जस्टिस मुनीर अख्तर साहब, ये था, उन्होंने टैक्स मुअत्तल कर दिया था मोबाइल का। और वो टैक्स कहते हैं वफाक ने भी, कुछ सूबों ने भी बाकायदा आइन कानून के तहत अपने इंतजामी अख्तियारात के तहत लगाया था। ठीक हो गया ना। और जनाब काजी साहब कहते हैं कि फिर ये हुआ कि इस टैक्स के मुअत्तल करने के इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान के ख़जाने को तकरीबन 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अलग नोट लिखा, लेकिन नतीजे से उन्होंने भी इनकार नहीं किया, नतीजे से उसी तरीके से उन्होंने भी इतफाक किया। अब आप अंदाज़ा करें कि ये भी वो सुओ मोटो था जिसमें पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान। एक और भी मुकदमे का उन्होंने हवाला दिया कि जो 184(3) के तहत लिया गया, और उन्होंने कहा कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस गुलजार साहब, जस्टिस अजमत सईद साहब, रेकोडेक केस का कहते हैं कि रेकोडेक, आपको पता है बहुत ही मशहूर मुकदमा है रेकोडेक, उन्होंने मुअत्तल कर दिया। खैर से वो मुआहदा ही मुअत्तल कर दिया। इस पर मैं बहुत तफसीली 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ। अच्छा, वो कहते हैं काजी साहब ने लिखा कि वो कंपनियां जो इस फैसले के नतीजे में मुतासर हुई थी वो चली गई बैनुल अक़वामी फोरम्स पर, बैनुल अक़वामी सालसी पर। ठीक हो गया ना। तो पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी फोरम्स ने 6.4 अरब डॉलर का भारी हर्जाना आयद कर दिया और अब इस रकम की वसूली का मुतालबा किया जा रहा है और मुल्क के तमाम असासे ज़ब्तगी और फ़रोख्त की जद में आ गए हैं। ये 6.4 अरब डॉलर को मामूली बात नहीं है। एरियां रगड़ने के बाद IMF से हमें इतना पैसा मिला है और वो भी पता नहीं हमने कितने इसमें, और हम पे इतना बड़ा जुर्माना लग गया इंटरनेशनली। ठीक हो गया ना। अब ये 6.5 अरब डॉलर जुर्माना, हमें 6.5 अरब डॉलर IMF से कर्जा मिला और वो कर्जा पता नहीं हमने कितनी किस्तों में और पता नहीं कितने सालों में वो कर्जा उतारना है। ये इतना बड़ा जुर्माना हम पे लगा और ये इसके नतीजे में ये इफ्तिखार चौधरी साहब और यही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में लगा। काजी साहब आ जाए जनाब बिल्कुल आखिर पे। काजी साहब कहते हैं सहाफ़ियों को पीटा जा रहा था, अगवा किया जा रहा था, गोलियां मारी जा रही थी। अगर जो सहाफ़ियों ने दरख्वास्त दी और हम यानी सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई अमल दरामद ना करता, नोटिस ना लेता, उसको जो ना सुनता, तो फिर कल को और मारा जाता, को अगवा हो जाता, किसी को गोली मारी जाती, तो ये सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होता फिर। ठीक है ना। उसके बाद जनाब काजी साहब लिखते हैं कि जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब से पूछा किसने, लतीफ़ अफरीदी साहब ने। इसी मुकदमे में उस दिन आर्गूमेंट हो रहे थे, तो लतीफ़ अफरीदी साहब ने पूछा जनाब कि ये तासुर आम है आवाम में कि सुप्रीम कोर्ट तकसीम है, तो जनाब इस तकसीम को जनाब नफ़ी कर दिया गया। और काजी साहब लिखते हैं कि उन्होंने नफ़ी की, लेकिन इस तासुर को यूँ सादगी से कम नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि काजी साहब ने कह दिया कि तकसीम है। ठीक हो गया ना। उसने मान लिया काजी साहब ने कि जजेस में तकसीम है। और काजी साहब कहते हैं कि मुझे हदफ इसलिए बनाया जा रहा है कि अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ, यानी अपने फ़राइज़ में अंजाम दे रहा हूँ। उन्होंने एक बड़ा मज़े का और हवाला दिया है। ठीक हो गया ना। और वो हवाला दिया है 3 फरवरी 2021, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस काजी फायजीसा का बेंच था। वो आपको याद होगा, इसमें मैं वीडियो कर चुका हूँ। MNAs को और MPAs को सेनेट इलेक्शन से पहले खबर आई कि जनाब 500 मिलियन की रुपए की ग्रांट दी जा रही है, और वो सच भी साबित हुआ। वो आपने देखा कि बहुत सारे MNAs और MPAs की वीडियोस भी वायरल हुई और ने कहा कि जी बिल्कुल, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके लोगों ने कहा कि जनाब इस तरीके से हमें इतनी ग्रांट मिल चुकी है और मजीद इतनी का वादा हो चुका है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सच था ना, फिर इसका मतलब यही हुआ ना। लेकिन वो कहते हैं कि वो उसको भी जनाब उस पर भी एक और बेंच मुकर्रर हो गया। 10 फरवरी 2021 की तारीख मुकर्रर थी जो हमने नोटिस लिया था, और उसकी वो जनाब वो फिर जो है ना इस तरीके से मुकर्रर थी। उस तारीख से पहले एक और खैर से बेंच बन गया, चीफ जस्टिस साहब सामने ले आए उसको, और एक और बेंच तश्कील हो गया। जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जस्टिस मुशीर आलम साहब, जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और काजी साहब को भी शामिल किया गया। मकबूल बाकर साहब को शामिल नहीं किया गया। मामले को खैर से लपेट लिया गया। और हद तो ये है कि वो था तो हुकूमत के खिलाफ ना कि जनाब ये क्यों सियासी रिश्वत दे रहे हैं। फैसला आ गया काजी साहब के खिलाफ। आपको मालूम होगा कैसे कि जनाब फैसला ये आ गया कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि काजी साहब तो वज़ीर आज़म साहब से मुतल्लिक केसेस सुन ही नहीं सकते। चलो जी, छुट्टी हो गई, याद है ना आपको ना। ठीक हो गया ना। और दूसरी तरफ काजी साहब फरमाते हैं कि मेरे साथ ऐसा सलूक रखा जा रहा है
और इस सलूक के बावजूद भी मैं अपने फाजिल दोस्तों से अच्छे रवाबित रखता हूँ। आज भी मेरा उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ है और आज भी मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, आज भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और आज भी जो है ना, अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये हालात हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, ये हालात हैं अदालत उज़्मा के, ये हालात हैं मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के। खुद काजी साहब मान चुके हैं कि ये जो लतीफ़ अफरीदी साहब ने सवाल किया कि तकसीम है, और उस सवाल को आम तरीके से तासुर उसको नेगेट करने की कोशिश की, कहते इतनी सादगी से, यानी कि इतनी मासूमियत से इस तासुर को आप नहीं ज़ायल कर सकते। यानी तकसीम है, फड्डा है, तो फिर नुकसान तो कौम को है फिर तो। और इस नुकसान, सबसे बड़ा सवाल कि इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।